Jai Hind everyone, I welcome you all to Brigadier Defense Academy. Today I have come up with the second video. इससे पहले हमने केमिस्ट्री रिवाइज की थी और आज हम रिवाइज करेंगे बायोलॉजी. ठीक है, अगेन ओपन योर बुक एंड हैव अ ग्रैब अ पेन और थोड़ा टाइम लेके बैठो जरा, इसमें अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसको इधर ही पे हम कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, सो कंप्लीट बायोलॉजी विद मी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम इन द बॉडी. Some we have discussed in the class, and you people were having some doubts in the excretory one, so I'm explaining this here. So we're talking about the excretory system. Clear? हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, it has to go out from the body, and there the excretory system comes into effect. Fine. Over here you can see a picture of the human excretory organs. अब यहाँ से एक सवाल CDS का डायरेक्ट उठा के पूछ रखा है इन्होंने. दे आस्क द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि भाई पहले क्या आएगा, पहले किडनी, देन यूरेटर, देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा. बिल्कुल यही सवाल आया था. ठीक है, इन्होंने ऐसे करके क्या एरो करके वैल्यूज नंबर्स दे दिए थे, ये सॉरी पर्टिकुलर नाम दे दिए थे कि पहले कौन सा आएगा. अब ध्यान से देखना जरा इधर पे. दो किडनीज ओवर हियर यू कैन सी. ठीक है, इसके बाद किडनी से पाइप जा रहा है जो ब्लैडर को कनेक्ट कर रहा है, एंड दिस पाइप इज कॉल्ड यूरेटर. अंडरस्टूड? सो किडनी, देन उसके बाद क्या आएगा, यूरेटर. यूरेटर के बाद क्या आएगा, ब्लैडर. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर जहां पर हमारी यूरिन स्टोर होती है. क्लियर? एंड आफ्टर दैट ब्लैडर वी हैव समथिंग कॉल्ड यूरेथ्रा. तो इसी ऑर्डर में इसको लर्न करना, दैट देयर इज किडनी फर्स्ट. क्लियर? किडनी के बाद क्या है, यूरेटर. फिर क्या है भाई, फिर ब्लैडर है, एंड आफ्टर ब्लैडर वी हैव यूरेथ्रा. तो इसमें ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है. सीडीएस के आपने पीवाईक्यू तो मारा ही होंगे, तो ये देख ही लिया होगा, ये सवाल वहां पर आया है. क्लियर? उसके बाद कुछ और चीजें भी लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं और क्या क्या चीजें. भाई ये हमारा ब्लैडर है, राइट. दिस पर्टिकुलर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है, स्ट्रेच होता है ये. जितना यूरिन इसमें स्टोर होता रहता है ये उतना ही स्ट्रेच होता रहता है. एक बात समझना बच्चों, दिस ब्लैडर इज कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, पूरा नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है. जैसे ये फिल हो जाता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज देता है दैट नाउ यू नीड टू अटेंड द नेचर्स कॉल, है ना, देन यू विल गो. सो और वन मोर थिंग, दैट वी शुड नॉट होल्ड आवर यूरिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इससे ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है और फिर ब्लैडर ढंग से खाली नहीं हो पाता है, एम्प्टी नहीं हो पाता है. तो यूरिन, कुछ यूरिन जो है ब्लैडर में ही रह जाती है, जिसकी वजह से इट कॉज फर्दर इन्फेक्शन इन द बॉडी, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द नेचर्स कॉल when it is coming, right. ओके, चलो आगे चलते हैं. कुछ चीज मैं और बता देती हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए. सबसे पहले एओर्टा. इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी. ये मैंने आपको किस में पढ़ाया है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया है. बिल्कुल ठीक बात है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी. ठीक है भाई. अब देखो यहाँ पर लिखा है रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी क्या करेगी यार, रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड, लेकिन होगा ये ऑक्सीजनेटेड. ठीक है, होगा तो इसमें ऑक्सीजन, लेकिन वो डर्टी ब्लड कैसे, इसके अंदर यूरिया होगा. डर्टी ब्लड मतलब यूरिया. यूरिया इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. तो रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होगा उसको किडनी में लेके आएगी. अब किडनी सब फिल्ट्रेशन करेगी, और रीनल वेन का काम है प्योर ब्लड को, कैसे ब्लड को प्योर, होल्ड ऑन, प्योर ब्लड को कहां पर लेके जाना, हार्ट के पास दोबारा लेके जाना. ओके, प्योर ब्लड, लेकिन ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड. तो यहां से भी थोड़ा सवाल आपसे पूछ सकते हैं. दो किडनीज है हमारे पास, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ये वाला पर्टिकुलर यार ये याद रखना, ये पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है. क्लियर? एक्सक्रीटरी सिस्टम. चलो आगे चलते हैं. अब यहां पर लिखा हुआ है नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ये भी पीवाईक्यू है. अ नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सवाल आया था, व्हाट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन. क्या होता है, नेफ्रॉन. एक किडनी में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स है, और क्या काम है इन लोगों का, इनका काम है फिल्टर करना. ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना. फिल्टर करने के बाद रीअब्जॉर्प्शन, कुछ मिनरल, इंपॉर्टेंट मिनरल निकल गए बाहर तो उसको रीअब्जॉर्ब करेंगे, और सिक्रीशन, और फिर यूरिन का फॉर्मेशन. क्लियर? ये इतना याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. अब जरा इधर एक चीज करेंगे हम. देखिए, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वेस्ट मटेरियल क्या है, हम किसको बाहर निकाल रहे हैं, जो यूरिन के थ्रू क्या बाहर निकल रहा है, व्हाट इज द वेस्ट मटेरियल हियर. सो फोकस, जो वेस्ट मटेरियल की हम बात कर रहे हैं ना वो है यूरिया. यूरिया इज हाईली टॉक्सिक.
खतरनाक टॉक्सिक है ये, तो इट हैज टू गेट आउट फ्रॉम द बॉडी। अब हमारी बॉडी में नेचुरल डायलिसिस चल रहा है, जो किडनी होती है वो इसको बाहर निकालती है, लेकिन जिनकी किडनीज खराब हो जाती है, किडनी खराब हो गई तो फिर क्या करना पड़ेगा उनको, तो उनको फिर आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि ये यूरिया तो बॉडी में जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। अब यूरिया से ना एक सवाल जो मैंने क्लास में कितनी बार आपको बोला है कि इंपॉर्टेंट है, वो ये है यूरिया बनाता कौन है, कौन सिंथेसाइज कर रहा है यूरिया को, तो लिवर। लिवर मेक यूरिया, तो यूरिया बनाने का काम किसका है, लिवर का, और यूरिया को फिल्टर करने का, बाहर निकालने का काम किसका है, वो किडनी का। ठीक है, फिल्टर आउट बाय किडनी। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि बच्चे इसी में गलती करते हैं, वेन एवर द क्वेश्चन कम्स विच ऑर्गन मेक यूरिया, और आप लिख देते हो क्या, किडनी मार के आ जाते हो। नहीं यार, किडनी यूरिया नहीं बना रही है, किडनी तो फिल्टर आउट कर रही है। बनाया किसने, बनाया है लिवर ने। जो भी हम खाना खाते हैं अल्टीमेटली वो प्रोसेस होके हेपेटिक पोर्टल से लिवर में जाता है, और फिर लिवर क्या करता है, फिर लिवर उसमें से वेस्ट मटेरियल जनरेट करता है, यूरिया। क्लियर, तो इतनी चीजें आई होप अपने दिमाग में आप रखोगे। नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल किसकी बात कर रहे हैं, यूरिया की बात कर रहे हैं। यूरिया हाईली टॉक्सिक है, फिल्टर किडनी करती है, और बनाती कौन है, बनाती है लिवर। और एक चीज और देखना यार, यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यूरिया का केमिकल फॉर्मूला लर्न करवाया मैंने, क्या है, NH2CO राइट, आपको लर्न करवा रखा है मैंने पहले ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अब जरा आगे चलते हैं। एक थ्योरी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब उसमें क्या बोला था, देखो, द वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज बाय जॉन्स जेकॉब बर्जीलियस, दैट वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। क्या बोला इसने, इसने 1800 में ऐसा क्लेम करा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे यूरिया मान लो, यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कुड ओनली बी प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है। फॉर एग्जांपल प्लांट बना सकते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर बनेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर बनेगा, और एनिमल के अंदर बनेगा। ओके, दो थ्रू अ मिस्टीरियस वाइटल फोर्स, और इन्होंने बोला कोई ना जादू फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और इसी से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, एंड कुड नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। क्या इंपॉर्टेंट है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोल रही थी और किसने ये दिया था, तो बर्जीलियस ने ये दिया, और इसने ये चीज बोली कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर बनेंगे। क्लियर, इसको आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आएंगे, अब इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन केमिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिच वॉलर। नाउ ही सिंथेसाइज यूरिया, इन्होंने यूरिया को लेबोरेटरी में बना दिया। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जीलियस ने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं, लेकिन वॉलर ने बना के दिखा दिया। कैसे बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, PYQ है, ये पेपर में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाया, सिल्वर साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के, और ये जो सिल्वर साइनाइड है दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक दो तरीके की केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, पढ़ते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बन और कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में आते हैं, और बाकी जितना कुछ बच गया वो सब इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, तो ये सवाल रिपीटेड सवाल है, दैट द साइंटिस्ट हु मेक द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉलर। क्या था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया। क्या है यूरिया का केमिकल फॉर्मूला, NH2CO NH2 राइट। एक बार पीछे देख लेते हैं, हाँ NH2CO NH2 राइट। चलो आगे चलते हैं फिर हम। और किससे बनाया था, अब तो बनाया था सिल्वर साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड से इन्होंने बनाया था, सिल्वर साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया, ये मैंने लिखा, मैं यहां लिख देते हूं, it is the first organic compound synthesized in the laboratory। और इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि एक वाइटल फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, लेकिन वॉलर ने उन सब की थ्योरीज को डिबंक कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, और उसने बना दिया, यूरिया बना के दिखा दिया। चलो आगे। Now this is a structure of a nephron, जिस नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं ना, that it's a filtration unit, किडनी में मदद करता है फिल्ट्रेशन की, तो ये है वो नेफ्रॉन।
और ध्यान से देखना, इससे एक सवाल पूछा गया था, दे जस्ट आस्क्ड यू दिस थिंग कि ये जो बोमैन्स कैप्सूल है इट्स अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? सो बोमैन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? इसके बाद ग्लोमेरुलस, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये इस नाम को याद रखना बस, ठीक है? बोमैन्स कैप्सूल, दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम। बोमैन्स कैप्सूल रिलेटेड टू, सो इट इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए एक्सक्रीशन तो स्वेट के कारण भी होता है हमारा, जब हम गर्मियों में स्वेट करते हैं तो उससे भी पानी निकलता है ना, सॉल्ट भी निकलते हैं। लेकिन मानना ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, इनको फुल्ली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि आपको पसीना आता है सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में तो बहुत कम हो जाता है ना पसीना, है ना? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको फुल्ली हम एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं बोलेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने पीछे पढ़ ली क्या होता है वो, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको ध्यान से पढ़ना जरा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसपीरेशन, ठीक है? ट्रांसपीरेशन, और बहुत सिंपल सा है, पहले आई जस्ट राइट इट डाउन कि ये ट्रांसपीरेशन होता क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस by which a plant loses water in the form of vapors. Now this is very important, okay? पानी का लॉस तो हो रहा है लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है? वेपर्स के फॉर्म में। तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से पेड़ों में से जो एक्स्ट्रा पानी उनके पास है वो बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? किस फॉर्म में निकल रहा है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा है। ओवर हियर यू कैन सी द स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, पत्ते के नीचे की तरफ, पत्ते के नीचे अंडर साइड आपको छोटी छोटी ओपनिंग दिखाई देगी जिसको स्टोमेटा कहते हैं। और ये तो बच्चों वाली चीजें हैं ना, ये तो 9th में आपने पढ़ी है स्टोमेटा। स्टोमेटा को कौन ओपन और क्लोज करता है? गार्ड सेल करता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं फिर हम। Now this is very important. Now what it says the evaporation of water from leaves produces a suction pull. अच्छा, ओके, सक्शन पुल विच हेल्प्स टू पुल द वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू ब्रांचेस। अब थोड़ा इमेजिन करो एक पेड़ को, ठीक है? और ये इसके रूट्स हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, मान लो यहाँ पानी है, राइट? अब पत्तियों से लेट मी जस्ट मेक अ लीफ। अब पत्तियों से ट्रांसपीरेशन हो रहा है और पानी बाहर निकल रहा है, वेपर्स की फॉर्म में पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है? अब जैसे ही पानी बाहर निकलता है एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम सक्शन पुल। यहां से ना जितना पानी बाहर जाएगा, जितना लॉस होगा उतना ही रूट एब्जॉर्ब करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही? इसी को ट्रांसपीरेशन पुल हम आगे बोलेंगे। देखिए, दिस कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू जाइलम इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। जितना ट्रांसपीरेशन से पानी का लॉस होता है लीव्स पे, उतना ही पानी रूट एब्जॉर्ब करती रहती है। तो रूट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है और लीव से इनका लॉस हो रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम को, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। और हमें पता है कौन सा टिश्यू पानी को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, तो जाइलम है उसका नाम। और फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड। वेरी गुड। तो एक बार जरा ट्रांसपीरेशन पुल को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं फिर हम। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ही समझो, ठीक है? हमने इवेपोरेशन भी पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो कुछ फैक्टर्स उससे रिलेटेड है, जैसे पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपीरेशन। दिन के टाइम पे ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है, स्टोमेटा खुले होते हैं। रात के टाइम पे ट्रांसपीरेशन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ट्रांसपीरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी लाइट तेज होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा। फिर आते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और ट्रांसपीरेशन अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा ट्रांसपीरेशन, ज्यादा इवेपोरेशन। क्लियर? विंड, हवा के चलना, ज्यादा हवा चलने से भी ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ जाता है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी मतलब द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर, सो ह्यूमिडिटी में दिस बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ह्यूमिडिटी मतलब ऑलरेडी पानी है एनवायरमेंट में बाहर, तो ट्रांसपीरेशन कम ही होता है, ठीक है? तो रेनी सीजन्स में ट्रांसपीरेशन का रेट कम है क्योंकि ऑलरेडी हवा में बहुत सारा पानी है। तो ह्यूमिडिटी के साथ ट्रांसपीरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। यार पानी होना भी तो जरूरी है नीचे, है ना? आपने एक गमले वाला पौधे को धूप में रख दिया, अब ट्रांसपीरेशन से पानी तो लॉस हो गया, लेकिन आपने पानी डाला ही नहीं, तो रूट्स के पास पानी ही नहीं है।
राइट। तो ऐसा प्लांट क्या हो जाएगा, ऐसा प्लांट तो मुरझा जाएगा क्योंकि पानी ही नहीं जाएगा उसके पास। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना पानी ज्यादा होगा उतना ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। और याद रखिए ट्रांसपिरेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड गटेशन। मैंने क्लास में भी बहुत बार डिफाइन किया इस चीज को। गटेशन भी लॉस ऑफ वाटर ही होता है, बट ये वेपर्स के फॉर्म में नहीं होता, रादर इट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और इसका एक चीज है जो आपको याद रखनी है, वो सिंपल सी है कि पत्ता होगा और पत्तों के साइड में, एजेस में आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ये क्लासिक चीज है उसको चेक करने की, पानी की बूंदें लाइक दिस। स्ट्रॉबेरी में ये होता है गटेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए एक तो ट्रांसपिरेशन हो गया और एक गटेशन है। बस गटेशन में इतनी सी चीज है कि गटेशन में पानी लिक्विड फॉर्म में निकलेगा और पत्तों के ऊपर जो एजेस होंगे वहां पर आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसे गटेशन कहते हैं। ये भी पानी का रिमूवल ही होता है। चलो आगे। रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, इट इज द प्रेशर अंडर विच वाटर मूव्स फ्रॉम द लिविंग सेल्स ऑफ अ रूट इनटू द जाइलम। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना है, राइट। अब कोई काम अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हो तो उसमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पर रूट प्रेशर काम में आता है। रूट प्रेशर वो प्रेशर है जिससे रूट से पानी जाइलम में एंटर करता है, रूट से जाइलम में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फोकस करना है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी। बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इट इज एनर्जी, राइट। और कभी कभी ना ये सवाल पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बस एक ही डिफरेंस है, पैसिव डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। और यूजुअली यहां पर जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इसमें तो एनर्जी की जरूरत होती नहीं है ना, हाई से लो आ रहा है, ये तो नॉर्मल वे है मूव करने का। मॉलिक्यूल फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। और कोई एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, इस एटीपी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एनर्जी करेंसी। तो इसमें एनर्जी करेंसी की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, एटीपी की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जरा एक्टिव की तरफ आएंगे तो एक्टिव में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। और इसमें पता है क्या होगा, इसमें उल्टा होगा यार। इसमें आप लो कंसंट्रेशन से हाई में जाओगे तो of course you are going against the flow, and if you are going against the flow you required energy, and that's why ATP is required. Molecules are pumped across the membrane लेकिन against the gradient, lower से higher जा रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो पैसिव does not require ATP, active does require ATP। अभी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट से सवाल एक CAPF में आया है, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा इसको पढ़ के जाना, ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, कहां पर एनर्जी की जरूरत होती है और कहां पर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एक बच्चे ने ये भी पूछा था मुझसे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट की बात की थी। देखो इस शब्द का मतलब अगर आपको पता है तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। इसका मतलब होता है आसान कर देना, ईज, ठीक है, ईज। तो यहां पर होता क्या है, देखिए, मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। पढ़ाया था ना मैंने आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में, है ना। हम जब CAPF का पेपर वहां पर पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में बताया था। अच्छा देखो, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये ना रास्ता बना के देते हैं, दे गिव अ पैसेज। तो ये आसान कर देते हैं ना काम को। फैसिलिटेट का मतलब आसान कर देना, ईज कर देना। अब इन प्रोटीन के कारण जो भी मटीरियल को सेल के अंदर या बाहर जाना है वो इजिली चले जाएगा, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो फैसिलिटेटेड का मतलब सिंपल सा होता है, मदद करना, आसान करना चीजों को। और ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन इनको बोलते हैं। ये प्रोटीन रास्ता बना के देंगे, और कहीं पर जाने का अगर रास्ता बना हुआ है तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, राइट। और एक्टिव ट्रांसफर जैसे लिखा है भाई यहां पर मूवमेंट होता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट लाइक लोअर से हायर जा रहे हो, जिसके लिए एटीपी की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्टिव, पैसिव क्या होता है, और ये ईज वाला, ठीक है, फैसिलिटेट वाला पढ़ लेना है एक बार जरा। चलो आगे। नाउ दिस टॉपिक, इसके भी मैंने क्वेश्चन देखे थे कि सीडीएस में आ रखे हैं, इनफैक्ट एनडीए में भी आए हैं। टॉपिक का नाम है मिनरल्स इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी को मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, है ना,
फॉर एग्जाम्पल वी नीड आयोडीन, बहुत सारी मिनरल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसी प्लांट्स को भी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी रहने के लिए। क्लियर? प्लांट्स ऑब्टेन, अब प्लांट्स को कहाँ मिलेंगे? तीन सोर्सेज हैं प्लांट्स के पास मिनरल को ऑब्टेन करने के लिए। वन इज द एटमोस्फेयर, दिस इज द फर्स्ट सोर्स। सेकेंड इज द वाटर, डिजोल्व मिनरल यहीं से मिल जाएंगे। और तीसरे हैं सॉइल। तीन तरीके से एक प्लांट में हम मिनरल्स दे सकते हैं। जैसे आपके प्लांट में कोई कमी होती है तो खाद डालते हो, यू ऐड फर्टिलाइजर, मैन्योर, तो वो क्या है? मिनरल से जो डाल रहे हो आप उसके अंदर। क्लियर? टोटल एक बात, एक वैल्यू लर्न रखना, टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं। 16 एलिमेंट्स एसेंशियल हैं। और ये एलिमेंट्स को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट लुक एट हियर, पहले देखो यहां पर, दो अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, ओनली सम आर इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इन्हें बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। और सवाल आएगा कितने एसेंशियल है भाई हमारे पास? तो 16 हैं एसेंशियल। और इन 16 एसेंशियल एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा है ना, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। एंड अदर इज माइक्रो, माइक्रो का मतलब कम। एंड बिलीव मी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको, बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ लेना जो जो चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है? जिस जिस मिनरल का नाम है, मैक्रो है कि माइक्रो है, पता होना चाहिए तुम्हें। देखो, विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मैक्रो लार्ज क्वांटिटी में पता होना चाहिए। क्या है भाई? कार्बन, भाई सब चीज़ ही कार्बन में से बनी हुई है, हम भी कार्बन से बने हुए, पेन भी, बोर्ड भी, सब, एवरीथिंग, प्लांट, एवरीथिंग इज कार्बन, राइट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए। फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एक सवाल आया था किसी पेपर में कि मैग्नीशियम इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट और अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब नॉलेज नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पता होना चाहिए ये बिल्कुल। तो मैग्नीशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए हमें इसमें। माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो ना यार इनको ट्रेस अमाउंट में चाहिए, कम, बिल्कुल थोड़ा, ट्रेस बिल्कुल कम, लेकिन चाहिए जरूर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट, इनको ट्रेस भी कहते हैं। कौन कौन? क्लोरीन, आयरन, दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, आयरन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर इंपॉर्टेंट, बोरॉन इंपॉर्टेंट है। फ्रूट लगता है और फ्रूट पेड़ पे ही लगने से पहले बीज से फट जाता है, किसकी कमी? बोरॉन की कमी। ऐसे सवाल आते हैं आपके। आगे देखो, मोलिबीडियम, मेडियम, जिंक, मैग्नीज, और भी बहुत सारे, जितने मैंने यहाँ लिखे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बाय हार्ट पढ़ लेना। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वी टॉक्ड अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीजेस इन एनिमल, ह्यूमंस। अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। नाउ सर्टेन थिंग्स आर रिटन ओवर हियर। मैक्रो, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डियम एंड जिंक। अब ये इनके बारे में देख लेना, इनमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे मैग्नीशियम, एक आपने देखा होगा, if your plant leaves are turning yellow, that's a clear sign कि भाई क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है? पढ़ाया मैंने आपको, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैग्नीशियम डालना पड़ेगा। मैग्नीशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बिकॉज मैग्नीशियम बहुत ज्यादा चाहिए भाई। क्लोरोफिल तो पूरा पत्ते हरे होते हैं, पूरा पेड़ हरा होता है, तो ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत है उसके लिए। देखो लिखा है मेजर कंपोनेंट इन क्लोरोफिल। आप तो बस ये याद रखना कि क्लोरोफिल में जो मेटल प्रेजेंट होता है ना, उसे बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है वो, ठीक है? येलोइंग ऑफ लीव्स, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, और पत्ते पीले हो रहे हैं तो क्लियर साइन है आपके लिए कि आपके पौधों में मैग्नीशियम की कमी है। ना प्लीज रिमेंबर दिस, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना जरा, ठीक है? पोटेशियम एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, वाटर बैलेंस का जरूरी है। जिंक सर्टेन एंजाइम ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए, ठीक है? दैट्स अ प्लांट हार्मोन, उसके लिए जरूरी होता है। क्लियर? तो बाय हार्ट इसको थोड़ा सा पढ़ना है। डिफिशियंसी डिजीजेस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। हम रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नई लाइफ को या फिर यंग वंस को, अपनी तरह यंग वंस को प्रोड्यूस करना। और ये इसलिए होता है सो दैट वो पर्टिकुलर स्पीशीज एक्सटेंट ना हो जाए, है ना, वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे वो। क्लियर? एक्सटेंड हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स एनिमल दोनों में पढ़ेंगे। There are two modes of reproduction. One is the sexual reproduction and other is the asexual reproduction. And we're going to talk about the both. देखते हैं पहले क्या है इसमें। ओके, asexual reproduction, काफी सवाल आते हैं इसमें से। पहले तो इनको लर्न कर लो क्या क्या है इसमें। बाइनरी फिजन, फिजन क्या मतलब? बड़ी चीज का टूटना। फिजन का मतलब बड़ी चीज का टूटना। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन भी टूटना ही होता है। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारे के सारे टर्म्स
और कौन से प्लांट्स ये शो करते हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस शो करते हैं, ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। शुरू करते हैं सबसे पहले हम बाइनरी फ्यूजन। जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूजन का मतलब किसी बड़ी चीज का दो पार्ट में टूटना। देखो यहां पर, दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है भाई। सबसे पहले जो अंदर के क्रोमोसोम है उनकी दो कॉपीज बनेंगी, क्योंकि इसका डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है। फिर सेल का इलोंगेशन होगा, देखो बीच में से ऐसा क्रेविस ऐसा दरार आनी शुरू हो जाएगी, एंड देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू। कहां मिलता है आपको बाइनरी फिजन? बैक्टीरिया में और अमीबा में। तो बैक्टीरिया और अमीबा को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो दे आस्क यू द क्वेश्चन, अगर बैक्टीरिया और अमीबा को रिप्रोड्यूस करना है तो वो कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे? तो दे गो फॉर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन सिंपल है, एक बड़ा जो बैक्टीरिया होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, जो इनके बेबी होते हैं ना, जैसे ये दो बेबी हैं, इन्हें बोलते हैं डॉटर सेल। व्हाट वी कॉल इट? डॉटर सेल्स। और बायोलॉजी में प्लांट्स के या ऑर्गेनिज्म के जो भी बेबी बनते हैं उनको डॉटर सेल ही बोलते हैं, एंड देयर इज नथिंग लाइक सन सेल्स, सिर्फ डॉटर सेल्स, इतना याद रखना, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। बडिंग। बडिंग ध्यान से देखना यहां पर जरा। और बडिंग किस में होती है? यीस्ट में। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है जिसका इस्तेमाल, यीस्ट का इस्तेमाल तुम्हें पता है ब्रेड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखो ये यीस्ट सेल है, अब यीस्ट सेल के ऊपर एक बड, छोटा सा बड डेवलप हो जाएगा, और फिर वो ऐसा नया न्यू बड आ जाएगा, फिर ऐसे ही चेन ऑफ बर्ड्स आ जाएंगे, दिस इज हाउ द न्यू यीस्ट आर फॉर्म्ड। तो यीस्ट में अगर सवाल आएगा कि यीस्ट में कैसे ये रिप्रोडक्शन होता है, तो दे हैव अ रिप्रोडक्शन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बडिंग, एंड दिस इज बडिंग, ठीक है। यीस्ट सेल और ऊपर से बड डेवलप हो गया एक छोटा सा, अब फिर वो नया यीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है टूटना। अब यहां देख सकते हो तुम, देखो ध्यान से देखो, दिस इज अ होल स्पाइरोगायरा, और फिर स्पाइरोगायरा का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, टूट रहे हैं। अब देखो जितने पार्ट में टूटेंगे ना, जैसे तीन पार्ट में, मान लो तीन पार्ट में टूट गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो इन तीनों में से जैसे इस वाले की नीचे वाली बॉडी डेवलप होगी, बीच वाले की ऊपर वाली डेवलप भी होगी और नीचे वाली भी डेवलप होगी, और लास्ट वाले की ऊपर वाली बॉडी डेवलप होगी, और ये दोबारा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर? इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बस एक चीज याद रखना, इसका नाम रिपीटेड है क्योंकि ये सवाल, ठीक है, इनके नाम जो मैंने लिखे हैं। आगे चलो, स्पोर फॉर्मेशन। इस तरीके से स्पोर, छोटे छोटे स्पोर होते हैं, दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। आपको नाम याद रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन मेथड से कहां पर, किस में रिप्रोडक्शन होता है। तो ओवर हियर वी कैन सी स्पोर फॉर्मेशन इन म्यूकर विच इज अ फंगस। प्लीज रिमेंबर द नेम, दीज नेम्स वर गिवन इन एनसीईआरटी, एंड सिंस एनसीईआरटी में गिवन है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नाम से ही सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Now the last we are talking about the vegetative propagation। ये भी एक एसेक्सुअल मेथड है जहां पर प्लांट के रूट से, स्टेम से, लीफ से नए बेबीज, नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। रूट, स्टेम और लीफ से नए बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, रूट से। नाउ स्वीट पोटैटो, राइट, there's something called sweet potato, then there is a flower called dahlia and asparagus, एक सब्जी होती है, खाते हैं उसको। इन प्लांट्स को अगर आपको नया प्लांट उगाना है तो इनके ना रूट्स होते हैं, सोलन रूट्स। इन रूट्स को, जैसे डेलिया के रूट्स आते हैं, अब उन रूट्स को लगा दो तो वहां से नया प्लांट निकल जाता है, राइट। दिस इज द रूट्स ऑफ डेलिया। ये बल्ब आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, अब इन्हीं को निकालते हैं और इन्हीं को हम किसमें, मिट्टी में लगा देते हैं, और वहां से नया प्लांट निकल जाता है। स्वीट पोटैटो उगाना है, शकरकंदी उगानी है, ऐसे उगाएंगे। डेलिया के फ्लावर भी ऐसे ही उगते हैं। क्लियर? तो ये कहां से हो रहा है? ये प्रोपोगेशन हो रहा है रूट से। रूट, ये रूट है बेटा। ऐसी बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम यूजुअली सरफेस के ऊपर होती है, लेकिन कुछ स्टेम अंडरग्राउंड भी होती है, उन्हें अंडरग्राउंड स्टेम्स कहते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, पोटैटो, आलू, जिंजर और शुगर केन को स्टेम से लगाया जाता है, ठीक है। शुगर केन लगानी है तो स्टेम का इस्तेमाल करेंगे, स्टेम को लगा देंगे। आलू में भी ऐसा ही होगा और जिंजर में भी ऐसा ही होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आलू है, पोटैटो है, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो इज नॉट अ रूट, ठीक है, रूट नहीं है, बल्कि क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्यूबर कहते हैं, वी कॉल इट ट्यूबर। आपने कभी ये भी देखा होगा कि पोटैटोज बहुत टाइम तक जब घर में रह जाते हैं तो उसके ऊपर ऐसा नया प्लांट निकलना शुरू हो जाता है,
उसी को पीस कट करके वो नए प्लांट को आप जमीन पे लगा दो, वहीं से नया प्लांट निकल जाएगा, ठीक है, जो बेबी प्लांट आ रहा होता है। इसी तरीके से बच्चों जिंजर जो अदरक है वो मॉडिफाइड स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन इसका नाम अलग है, इसको बोलते हैं राइजोम, व्हाट वी कॉल इट राइजोम। इसके अलावा टर्मरिक जो हल्दी होती है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम ही होती है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, क्लियर। तो ये रूट्स नहीं होती है, ये स्टेम का ही मॉडिफाइड वर्जन है, क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर ये आलू है, काफी टाइम तक जब आलू घर में रह जाता है तो इस तरीके से ट्यूबर निकल जाते हैं, स्प्राउट्स निकल जाते हैं और यहीं से नया प्लांट निकलेगा, ठीक है ना। ओवर हियर यू कैन सी दिस इज जिंजर, ठीक है, अदरक है ये, और देखो अदरक का भी आप देखोगे इधर से ही अदरक के से ही नया प्लांट निकल रहा है, दिस इज हाउ दे आर ग्रोन। सो अदरक हो, जिंजर हो, टर्मरिक हो, पोटैटो हो, ये सब के सब मॉडिफाइड स्टेम है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। पोटैटो प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। यू वुड बी शॉक्ड टू नो दिस थिंग, पर ये पता भी होगा किसी को कि जो पोटैटो के प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स भी आते हैं, उनमें फ्रूट भी लगते हैं और उसमें सीड्स भी आते हैं, लेकिन रेयरली हम कभी भी उसको सीड से ग्रो नहीं करते। रेयरली ऐसा होगा कि कभी सीड से ग्रो होगा, अदरवाइज उसको पोटैटो लगाते हैं उसी से नया पौधा निकलता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो आलू के जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, दे आर वेरी वीक, सो दे रेयरली ग्रो इनटू प्लांट्स। तो बहुत अनइकोनॉमिकल है यार, आप लगा दोगे बीज लेकिन प्लांट ही नहीं निकलेंगे तो पैसा बर्बाद हो गया उससे। तो इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। सीड्स होते हैं आलू के लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करा जाता क्योंकि बहुत कमजोर सीड है कि जर्मिनेट ही नहीं करते हैं वो, क्लियर। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एरियल स्टेम्स, और इसके लिए सिर्फ ना इमेजिन कर लो यार तुम क्या, स्ट्रॉबेरीज के रनर्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी कैसे लगती है, दे आर रनर्स, दे आर कॉल्ड रनर्स। आपको फ्लैट जगह पे स्ट्रॉबेरी लगा दो तो ये एक पेड़ है, यहाँ से एक रनर निकलेगा, तो अच्छा जैसे ये मिट्टी के संपर्क में आएगा तो यहाँ से एक नया प्लांट निकल जाएगा, राइट। तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एरियल स्टेम। एरियल का मतलब वो स्टेम जो हवा में है, ठीक है, एरियल स्टेम। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे ये मेरे पीछे आप पौधा देख रहे हो ब्रायोफाइलम, अगर आपके घर में होगा तो बताना, मेरे घर में भी ये लग रहा है। और इसकी बड़ी खासियत है यार, एक प्लांट आप एक पौधा लगाओगे, जब भी इसके पत्ते नीचे गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, वहीं से एक नया पौधा उगना शुरू हो जाएगा। आप एक प्लांट लेके आओ और बहुत सारे लग जाएंगे बिना कुछ करे, सिंपल सी चीज होती है इसमें। इसके पत्ते जैसे ही जमीन पे गिरते हैं तो वहां से नया प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है लीफ से, इसको ब्रायोफाइलम कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये नीचे गिरा और यहाँ से नए पौधे लगना शुरू हो गए। मेडिकल यूज बहुत ज्यादा है, आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मसल पेन होता है तो इसको, जहां पर ये मसल पेन है तो उसको गर्म करके लगाया जाता है स्किन के ऊपर, तो इट गिव्स रिलीफ टू द बॉडी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं, देखो अभी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारा पढ़ लिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फिजन पढ़ा, हमने बडिंग पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, ठीक है। जो नाम बताया ना वो पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स की, लेकिन फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जरा फ्लावर की शक्ल देखो जरा ध्यान से, इधर पे लुक एट हियर, दिस इज ऑल अ फ्लावर, यू मस्ट हैव सीन। अपने दिमाग में इमेजिन करना हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस जिसको चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस, राइट। नाउ ओवर हियर यू कैन सी दीज आर द पेटल्स, ठीक है बेटा। और ये जो हरा वाला पार्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको केलेक्स कहते हैं। अब इधर पे ध्यान से देखना, इसमें ना दो पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट। यहां पर ये जो आपको एंथर और फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ये दोनों होते हैं मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट। इसके अलावा जो आपको स्टाइल, स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं और ये नीचे तक पूरा ये ओवरी जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये होते हैं फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन से मेल पार्ट होते हैं और कौन से फीमेल पार्ट होते हैं। अब मैंने बोला फ्लावर इमेजिन करो, तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे ये जो मेन इनका स्टाइल है, ये वाला जो स्टाइल है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो इस तरीके से डिजाइन बने हुए होते हैं, ऐसा आप फ्लावर में भी देख सकते हो। तो दिस लाइन इज कॉल्ड फिलामेंट और ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो एंथर है। अच्छा, ये जो एंथर होते हैं दे कैरी पॉलन ग्रेन्स। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स क्या है, ये मेल सेक्स सेल्स हैं, ठीक है, मेल सेक्स सेल्स। और यहां पर फीमेल पार्ट में आपको ओवरी दिखाई दे रही होगी ओवर हेयर। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल क्या होता है, ये फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ।
अब pollen grains represent the male gametophytes, male gametes, male सेक्स सेल्स को ये रेफर करते हैं। और जरा इसको पढ़ लेना, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें दो लेयरिंग होती है। आउटर वाली हार्ड लेयरिंग को बोलते हैं एक्साइन और इनर वाली पॉलन ग्रेन की लेयरिंग को बोलते हैं इंटाइन। बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ लेना जरा इसको, ठीक है। अब जरा मुझे ध्यान से इस पिक्चर को देखो और ये बताओ क्या तुमने इस पौधे को अपने आसपास देखा है? और बिल्कुल देखा होगा, राइट। दिस इज अ इन्वेजिव स्पीशीज, एक वीड है ये, ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज है। देखना जरा ध्यान से, इसका नाम जो होता है उसका नाम है पार्थेनियम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैरेट ग्रास, गाजर घास और कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। क्लियर? एक इन्वेजिव स्पीसीज है, मैक्सिको में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। अब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको में ये ओरिजिनली मिलती है, तो ये इंडिया कैसे आई? वेल, इसकी कहानी शुरू होती है 1950s के टाइम पे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे पास इतना खाना नहीं था कि अपने लोगों को हम खाना खिला पाएं। तो हमने वीट इंपोर्ट किया था। कहाँ से? यूएसए से। जो वीट हमने इंपोर्ट किया था यूएसए से, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का वीट था सबसे पहले, बट वी डिडंट हैव एनी चॉइस एट दैट टाइम, राइट। हमें अपने लोगों को बचाना था। उस वीट के साथ इस इन्वेजिव स्पीसीज के भी पॉलन ग्रेन्स, इसके दाने आ गए थे, ठीक है। ओवर हियर यू कैन सी, ये बहुत ही खतरनाक पौधा होता है। जहां पर भी लगता है आसपास के प्लांट्स को मार देता है, वहां और कोई प्लांट नहीं लगेगा। अगर आपको इसकी झाड़ी दिखी है तो इसी की झाड़ी होगी, और कोई झाड़ी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि एक टॉक्सिक केमिकल को रिलीज करता है। क्लियर? अब अगर आप ऐसी जगहों पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, आपका घर उस जगह पे है जहां पर ये घास लगी है, सो देयर इज अ हाई चांस कि आप इनके पॉलन्स को इनहेल करोगे, और जब ये पॉलन्स आपके शरीर के अंदर जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, तो वहां पर एलर्जीज कॉज करते हैं। ओवर हियर यू कैन सी पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज, ठीक है। और हमारे लंग्स को बहुत गंदी तरीके से इफेक्ट करते हैं ये। लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा भी कॉज कर सकते हैं। और इसमें पार्थेनियम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, पार्थेनियम, याद रखना, ठीक है। कैरेट ग्रास, और हिंदी में इसको गाजर घास कहते हैं। As I said, it came to India as a contaminated with imported wheat, has become and बहुत ही खतरनाक हो चुकी है अब, ये हर जगह फैल गई यार। इट इज एवरीवेयर। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ये घास है, ये हर जगह पहुंच चुकी है। तो बहुत ही खतरनाक इन्वेजिव स्पीसीज है। इतनी बात समझ में आ रही है? एंड वन प्लांट प्रोड्यूसेस अराउंड 30,000 सीड्स, एक प्लांट, तभी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ता है, ठीक है। नाम याद रखना इसका, ठीक है, पार्थेनियम। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब इट इज अ मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज टर्म्स एज पॉलिनेशन। लुक एट हियर, अब ध्यान से देखना, ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन्स, राइट, मेल सेक्स सेल्स। अब इन पॉलन ग्रेन्स को फीमेल पार्ट में, स्टिग्मा में जाना है। अब पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जहां पर सेम प्लांट में सेम फ्लावर होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट, एक यहां पर है, एक प्लांट कहीं और पर है, तो वहां पर पॉलन ग्रेन को जाने के लिए, या वहां पर जो पॉलिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहां पर देखो, आपको एक ये दिखाई दे रही है बी, हनी बी, ये पॉलिनेटर है, ये एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ऐसी मधुमक्खी है, चींटियां हैं, राइट, हवा भी पॉलिनेशन करती है, पानी से भी पॉलिनेशन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लिशिया, पता है कौन पॉलिनेट करता है उसको? एलिफेंट्स। एलिफेंट्स पॉलिनेट करते हैं रेफ्लिशिया को, इतना बड़ा फूल है वो। क्लियर? तो जो पॉलिनेशन में मदद करता है उन्हें पॉलिनेटर्स कहते हैं। अच्छा, पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब है पॉलन ग्रेन्स का, पॉलन ग्रेन्स का, होल्ड ऑन, क्या हो गया इसको, ओके, या दिस पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में जाना, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स फीमेल मेल पार्ट से स्टिग्मा में जाएंगे, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। जब ये पॉलिनेशन सेम प्लांट में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और जब ये दूसरे प्लांट्स में होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन पॉलिनेशन सेम स्पीशीज में ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि रोज का पॉलन ग्रेन मैरीगोल्ड के फ्लावर में गिर गया और वहां पर वो पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं यार, वो मर जाता है वहां पर जाके, इसके आगे पॉलिनेशन नहीं। पॉलिनेशन हमेशा सेम स्पीशीज में होगा।
क्लियर? तो पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में जाना पॉलिनेशन कहलाता है, और जो जानवर या मधुमक्खियां, इंसेक्ट्स इसको करती हैं वो पॉलिनेटर्स कहलाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर हम। यहां पर देखो यार, ये दो फ्लावर है, ये दिस इज अ पंपकिन फ्लावर, राइट? और ये आपने जरूर देखा होगा अपने घरों में। नाउ दिस इज कॉल्ड अ मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, एंड दिस इज कॉल्ड अ फीमेल फ्लावर। ठीक है, और ये आपको कैसे पता चलता है कि मेल फीमेल है? हमेशा याद रखना, जो मेल फीमेल फ्लावर होता है ना, उसके पीछे फ्रूट लगा हुआ होता है। देखो ये फ्रूट है, आगे चल के इसी से कद्दू बनेगा, यही फ्रूट है। ठीक है, खीरे में भी ऐसी होता है, लौकी में भी ऐसी होता है, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। अब यहां से पॉलन ग्रेन्स यहां पर जाएंगे, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर हम। अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं, देखो पॉलन ग्रेन ने स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर दिया है। ऑफ कोर्स एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन आएंगे, राइट, लेकिन एक ही पॉलन ग्रेन अंदर तक जा पाएगा। अब पॉलन ग्रेन जैसे ही नीचे आते हैं, दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉलन ट्यूब, दे स्टार्टेड मेकिंग अ ट्यूब, और ये ट्यूब सीधा का सीधा कहां जाती है? ओवरी के अंदर। यहां से सवाल इतना डिटेल में नहीं, सवाल आएगा एक डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर, कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज समथिंग कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, और बहुत बार पेपर में आ चुका है। क्या है ये? इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म। तुम्हें पता है एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। इस प्रोसेस में टू फ्यूजन अकर इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, दो बार फ्यूजन होता है। और फ्यूजन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, इसे फ्यूजन कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट अ फ्यूजन। तो दो बार फ्यूजन होगा, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जरा ध्यान से देखना है यहां पर, थोड़ा सा पहले पॉलिनेशन बता रखा है, लैंड्स ऑन स्टिग्मा एंड जर्मिनेट्स फॉर्म पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर गया, और वहां से फिर पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करा उसने। वो ट्यूब सीधा कहां जाएगी? ओवरी के अंदर। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल इनटू द ओव्यूल, और पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर, वो जो ऐसा हमने फ्लावर की देखा था बीच में जो ओवरी से ज्वाइन कर रहा था, उसे स्टाइल कहते हैं। अच्छा, ये जो पॉलन ग्रेन है, दे कैरी टू मेल गैमेट्स। ठीक है, दो मेल सेक्स सेल्स को कैरी करेगा। अब ये जैसे ही एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोफाइल, इट रिलीजेस टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स को ये रिलीज करता है। ठीक है, यहां पर देखना, पहला फर्टिलाइजेशन और सेकेंड। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग। सबसे पहले पहला मेल गैमेट, पहला मेल सेक्स सेल एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। ये हो गया पहला। ठीक है, और आगे चल के ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, और यही एम्ब्रियो फ्यूचर बेबी है, बेबी प्लांट है, फ्यूचर बेबी प्लांट, इसी से प्लांट बनेगा। अच्छा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ना ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या होता है? जो दूसरा मेल गैमेट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, और क्या बनाता है? देयर समथिंग कॉल्ड एंडोस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म ये जो हमारा एम्ब्रियो बना है ना, उसका खाना है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब जो छोटा सा प्लांट है यार, अपना खाना खुद थोड़ी बना सकता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए टाइम है उसको अभी, तो उसको खाना चाहिए उस स्टेज में, सीड से जर्मिनेट होने के लिए उसको बीच में खाना चाहिए। तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म, विच नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो बेबी बन रहा है उसको नरिशमेंट की जरूरत है, और उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? एंडोस्पर्म। आपको बस एक बात याद रखनी है, पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट्स होंगे, एक एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को करेगा, क्योंकि दो बार फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलो। अब रिजल्ट क्या होने वाला है इस डबल फर्टिलाइजेशन का? भाई पहले वाले में तो जाइगोट बनेगा, सिंगल सेल जाइगोट, और इससे फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। क्लियर? सेकेंड वाले से एंडोस्पर्म बनेगा, और ये एंडोस्पर्म बेबी के लिए खाना प्रोवाइड करेगा, जब बेबी प्लांट, जब वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस डबल फर्टिलाइजेशन के हैं, दैट दे इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? बस इतनी सी चीज है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। अब जरा बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसी को देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी हैव सम वाटर एंड देन विल स्टार्ट। अभी तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। देखो कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बस
जो बार बार रिपीटेड सवाल है ना उनको हिट करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब जितने सवाल है मैं सब आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ओवर हियर यू कैन सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर बेटा ओवरी आपको दिखाई दे रही होगी, तो पहला सवाल यही होता है, हाउ मेनी ओवरीज आर देयर? 2 ओवरीज आर देयर, राइट? और every month one of the ovary releases an egg, right? Then uterus is the place where the baby grows, right? Vagina is the place where the sperm comes. Okay, let's move forward now. This is the male reproductive organ. आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। काफी सवाल इसके ऊपर आते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है। अच्छा, ये सिर्फ वो ग्लैंड है जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा, राइट? इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। पहले इधर देख लो जरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले विल टॉक अबाउट टेस्टिस। हाउ मेनी टेस्टिस आर देयर? 2, राइट? पेयर ऑफ ओवल ऑर्गन्स इन द स्कॉटम। स्कॉटम इज द कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। प्रोड्यूसेस स्पर्म, इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, और एक हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। याद रखना, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब इसको बनने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है, राइट? लिपिड की जरूरत पड़ती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। चलो, एपिडाइडामिस इज इट स्टोर्स एंड मैच्योर स्पर्म्स, स्पर्म्स को स्टोर करता है यहाँ पर, राइट? अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके बाद जरा एक प्रोस्टेट ग्लैंड को देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसका सवाल पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज समझना, देखिए जो स्पर्म होता है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल वेजाइना, नाउ दिस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है? एंड इफ द स्पर्म डायरेक्टली गोज हेयर इट कैन बी किल्ड, राइट? उसके बचने का कोई चांस नहीं होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीजेज अ केमिकल दैट मेक्स द स्पर्म लिक्विड, द ऑल थिंग, जिसको सीमेन कहते हैं, उसको ये एल्कलाइन बना देता है, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड इट रिलीजेज एन एंजाइम दैट मेक्स सीमेन एल्कलाइन, एल्कलाइन। अब फिर ये जो एल्कलाइन सीमेन वेजाइना में जाएगा तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द वेजाइना एंड बेसिक इन्वायरमेंट या बेसिक नेचर ऑफ सीमेन, राइट? तो इसका थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन द मेल, क्लियर? चलिए, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, राइट? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर ओवरीज। हाउ मेनी ओवरीज आर देयर? अ पेयर। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवा बोलेंगे, ठीक है? एग्स तो कभी बोलते हैं, पर ओवा इज द राइट वर्ड फॉर इट। 2 हार्मोन याद रखने, वन इज एस्ट्रोजन एंड अदर इज प्रोजेस्टेरोन, क्लियर? फेलोपियन ट्यूब वो ट्यूब होती है जो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ती है, कैरी एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, और ये वही जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ जी, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार हर सवाल पेपर में यही आता है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता कहां पर है, क्या लोकेशन है फर्टिलाइजेशन की। तो या तो आप इसको ओविडक्ट कह दो कि ओविडक्ट है, या फिर आप इसको क्या बोल देते हो? फेलोपियन ट्यूब। सो इट इज अ प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन द फीमेल बॉडी, ठीक है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म्स कम्स एंड द स्पर्म एंड द एग दे मीट एट द ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। आगे चलो बेटा, यूट्रस इज अ वूम, जहां पर मदर बेबी को कैरी करती है, ठीक है बेटा? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जहां पर जो एम्ब्रियो है, अभी सीखेंगे एम्ब्रियो क्या होता है, वो इम्प्लांट हो जाता है, वो चिपक जाता है, वहां पर अटैच हो जाता है और वहीं पर ही डेवलप करता है। फीमेल में जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंड इफ द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, एवरी मंथ दिस एंडोमेट्रियम इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी एंड वी कॉल दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस। फाइन, ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर हम यहां से सवाल आया है गैमेटोजेनेसिस। भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म्स का बनना, ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है। कहां बन रहा है? टेस्टिस में बन रहा है। हाउ मेनी टेस्टिस आर देयर? 2। वन क्वेश्चन वाज आल्सो देयर, व्हाई द टेस्टिस दे आर आउटसाइड द मेल बॉडी? टेस्टिस मेल बॉडी के बाहर क्यों होती है? व्हाट्स द रीजन फॉर इट? देखिए, स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर कम चाहिए होता है, अदरवाइज स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, राइट? तो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू गेट 1-2 डिग्री सेल्सियस less than the body temperature, the testes are outside the male body. ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया है। oogenesis is the formation of ova, means egg in the ovaries, ठीक है? और ये जो हार्मोन मैंने बताया ना आपको, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये तीनों के तीनों स्टेरॉइड हार्मोन है। इनको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? फैट की, लिपिड की जरूरत पड़ती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। चलो, फर्टिलाइजेशन, पहला सवाल तो यही है भाई,
फर्टिलाइजेशन कहां पर? फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब नहीं गिवन होगा तो क्या गिवन होगा? ओविडक्ट। अब होता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे, मीट करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, सिंगल सेल। ये है सिंगल सेल बेटा, इट इज अ सिंगल सेल। हम सब ने अपनी लाइफ एज अ जाइगोट स्टार्ट करी, ठीक है। हम सब के सब पहले एक सिंगल सेल थे, उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। याद रखना, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा एंड दैट मेक जाइगोट, अ सिंगल सेल। कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में बोल दो या ओविडक्ट में बोल दो, ठीक है। ओवर हियर द मूवमेंट वन स्पर्म गेट्स इनसाइड द एग, उसके बाद कोई और स्पर्म एग में एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर इनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखो बेटा यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अ फीमेल कैरी 46 क्रोमोसोम, सो डज द मेल कैरी 46, राइट। आधे क्रोमोसोम फीमेल से आएंगे, आधे मेल से आएंगे। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं और एग्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं क्योंकि आधे मेल से आधे फीमेल से। फर्टिलाइजेशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। जाइगोट में टोटल 46 पेयर, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके अंदर जो जीन्स हैं वो 50% फादर के और 50% मदर के आए हैं, मदर के साइड के आए हैं, क्लियर। अब फिर दोबारा इसका माइटोसिस होगा, इसका डिवीजन होगा और फिर आपका क्या बनेगा यहाँ पर? एम्ब्रियो। ये भी सीधा एम्ब्रियो, और फिर ये एम्ब्रियो आगे चल के बेबी डेवलप करेगा। लुक एट ओवर हियर, जाइगोट, व्हेन स्पर्म फर्टिलाइज या फ्यूज विद द एग इट फॉर्म जाइगोट। फिर जाइगोट एक सेल है यार, एक से दो बनेंगे, दो से चार, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के बाद फिर वो और डेवलप होता रहेगा, हाथ पैर दिल सब कुछ बनेगा, बॉडी बनेगी, पूरा का पूरा जब बेबी बन जाता है, बट इट इज स्टिल इनसाइड द मदर वूम, वी कॉल दैट फीटस। व्हाट वी कॉल इट? फीटस, राइट। अर्ली डिवीजन क्लीवेज फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड ब्लास्टोसिस्ट। याद रखना, जाइगोट से जब जाइगोट का डिवीजन होगा तो एक सेल का ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल। वो ग्रुप ऑफ सेल फेलोपियन ट्यूब से सीधा जाके कहां अटैच हो जाता है? यूट्रस में। तो इट इज द ब्लास्टोसिस्ट दैट अटैच और दैट इम्प्लांट्स टू द यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द यूट्राइन वॉल। पूछते हैं यार, जाइगोट नहीं करता, जाइगोट नहीं अटैच होता, जाइगोट तो पहले बन गया। जब तक वो 3-4 दिन में यूट्रस पे पहुंचेगा तब तक वो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होगा, क्लियर। एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस। अच्छा, प्लेसेंटा क्या होता है यार? प्लेसेंटा वो चीज होती है जो बेबी को मदर के साथ जोड़ के रखता है। अब बेबी के अंदर तो ऑर्गन्स बने नहीं है, तो बेबी नीड्स फूड, बेबी नीड्स ऑक्सीजन, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर जाएगा, तो वो कैसे होता है? इट इज थ्रू द प्लेसेंटा, सो इट कनेक्ट्स मदर विद द बेबी, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये जितना मैंने आपको रिप्रोडक्शन में बताया उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पर हम जरा वायरसेस के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है वायरसेस भी, ठीक है। अब देख सकते हो वायरसेस, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस थिंग कि एक जगह हमने रख दिया लिविंग चीज़ों को और एक जगह हमने रख दिया नॉन लिविंग चीज़ों को। ये वायरसेस ना आपको मिलेंगे सेंटर पे, यहाँ पर। ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। क्यों लिविंग नहीं बोल रहे हम इनको? जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं, चाहे वो वन सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सेल तो होता है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता यार, ना सेल ना सेल ऑर्गेनी, कुछ नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग है। अब ये सवाल आता है कि प्रोटीन कौन सा है, तब तक आगे देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर वायरसेस आर बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अगर कोई वायरस एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर है, तो जब तक वो बॉडी के बाहर है, किसी लिविंग बॉडी के बाहर है, वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, क्लियर। कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ये सवाल स्टेटमेंट वाले में बहुत बार आ चुका है, दैट वायरसेस नीड अ होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस। वायरस अगर बाहर टेबल पे पड़ा हुआ है तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट की बॉडी की जरूरत पड़ती है, क्लियर। ऑफन कॉजिंग डिजीजेस बट ऑल्सो यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। देखो खतरनाक तो ये है हमारे लिए क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन अब ह्यूमंस ने इनका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी में वायरसेस का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, आगे देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी है, वायरसेस दे लैंड ऑन द बाउंड्री, ना तो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है, बाउंड्री में है वो, ठीक है। अब देखते हैं बने किससे होते हैं ये, ध्यान से देखो। दे आर ए सेलुलर, मतलब इनके पास सेल ही नहीं है, एक भी सेल नहीं है, सेल ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी। सीडीएस वाले बच्चों आप लोग ना इसके स्टेटमेंट वालों पे फोकस करना, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपके स्टेटमेंट वाले आते हैं और यहीं से स्टेटमेंट उठाते हैं ये लोग फिर, ठीक है। एनडीए में तो फिर भी डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन आपके स्टेटमेंट आएंगे तो याद रखना ये ए सेलुलर है, मतलब इनके पास सेल ही नहीं है।
लिविंग बॉडी के बाहर तो ये बिल्कुल मरे हुए होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जिंदा हो जाते हैं जैसे होस्ट के अंदर आते हैं। दिस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जब वो टबैको के मोज़ेक डिजीज को, मोज़ेक डिजीज, टबैको मोज़ेक डिजीज, जब इनको स्टडी कर रहे थे तो वहां पर इनको पता चला अच्छा ये वायरस है। और वायरस का पहला बार जो नाम, ये जो वायरस शब्द ढूंढा है, दैट्स द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने कॉइन किया ये शब्द। वायरस का मतलब लिटरल मतलब होता है पॉइजन, जहर। क्लियर? चलिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी स्मॉल, नैनोमीटर्स में है ये, नैनोमीटर्स, वेरी स्मॉल। हमने कल केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको भी नैनोमीटर में मेजर करते हैं, राइट? तो ये बहुत छोटे हैं यार, ये बहुत ज़्यादा छोटे। बैक्टीरिया को हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, 10⁻⁻⁶। इन्हें हम 10⁻⁹ नैनोमीटर में, बहुत छोटे हैं ये, दे आर वेरी स्मॉल। अब जरा यहाँ से सवाल आ जाएंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखना जरा। कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा इनकी बॉडी में, लेकिन दोनों कभी भी साथ में नहीं होंगे। और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, या तो डीएनए या तो आरएनए, लेकिन नेवर बोथ टुगेदर। और ये कितनी बार पेपर में आ चुका है, हाईली रिपीटेड सवाल है ये। या तो वायरस के अंदर डीएनए या तो आरएनए, लेकिन दोनों कभी नहीं। आगे इनके ऊपर ना यार देखो, जैसे सपोज वायरस है और ये इसका आगे डीएनए जो भी है, इनके ऊपर सिर्फ एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको कैस्पेड कहते हैं। नाउ दिस आल्सो कम्स, दे लास्ट क्यों कि प्रोटीन की कवरिंग, नाम बताओ कौन सा प्रोटीन है, तो कौन सा प्रोटीन है, कैस्पेड। तो वायरसेस के ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसको कैस्पेड बोलते हैं। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे, याद रखना। आगे चलो, सम हैव एन एडिशनल लिपिड एनवेलप, किसी किसी के पास एक एक्स्ट्रा फैट का लिपिड का एनवेलप मतलब कवरिंग भी होती है। ईदर डीएनए जो कि एडिनोवायरस और बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है, या फिर आरएनए जो कि इन्फ्लुएंजा और एचआईवी में होता है। यहां से सवाल आया एचआईवी का, एचआईवी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट, जैसे एड्स होता है। तो सवाल आया था कि ये जो एचआईवी है इसके अंदर डीएनए होता है कि आरएनए होता है। अब बात दिमाग में क्लियर रखना है, इनके अंदर आरएनए होता है। अब आरएनए क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होने वाले। लैक एंजाइम फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, भाई इनका खुद का अंदर कोई सिस्टम नहीं है खाना बनाने का, खाना पकाने का, कुछ नहीं है। जिस होस्ट की बॉडी में आएंगे उसी का पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं ये, राइट? ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एज आई सेड कि बहुत बार पेपर में आ रखा है। दे नीड अ लिविंग बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन, बिना उसके वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट यूज होस्ट मशीनरी टू सिंथेसाइज वायरल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब जो भी चीज़ इनको चाहिए ना, जो भी चीज़ इनको बनानी है, उसके लिए ये होस्ट की मशीनरी, होस्ट कुछ भी हो सकता है, इंसान, जानवर, प्लांट, उसकी बॉडी में जो मशीनरी है, उसकी बॉडी में जो खाना पकाने का सिस्टम है, उसी का इस्तेमाल करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है? क्या पढ़ा है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या फिर आरएनए, दोनों कभी भी नहीं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। और इनके ऊपर जो बाहर कवरिंग होती है वो प्रोटीन का नाम क्या है? कैस्पेड है। गुड, चलो आगे ये देख लो भाई ध्यान से, ये है वायरस। अब बाहर कवरिंग है किस चीज़ की? बाहर कवरिंग है कैस्पेड की। और ये जो अंदर दिखाई दे रहा है न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों कभी भी नहीं। और नैनोमीटर्स में होते हैं, बहुत छोटे हैं ये, दे आर वेरी स्मॉल। एनवेलप, कभी कभी एक्स्ट्रा एनवेलप होता है, प्रोटीन कोटिंग होती है। और स्पाइक्स होते हैं इनके पास। स्पाइक्स क्यों होते हैं? स्पाइक्स फॉर अटैचिंग टू स्पेसिफिक सेल सर्फेस, अपने आप को सेल में बिल्कुल फंसा लेंगे सो दैट निकले ना वहां से, इसलिए इनकी बॉडी में स्पाइक्स होते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, इनके अंदर जो जीनोम होता है या तो डीएनए या तो आरएनए। अच्छा, डीएनए और आरएनए या तो मतलब सिंगल स्ट्रैंड या तो डबल स्ट्रैंड होता है। कैस्पेड वो प्रोटीन है जिनकी आउटर कवरिंग इनकी होती है, ठीक है? सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। एनवेलप, किसी किसी वायरस में आपको लिपिड मेम्ब्रेन दिखाई देगी, जैसे कि एचआईवी में, इन्फ्लुएंजा में। कुछ नॉन एनवेलप वायरस होते हैं जिनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं, एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये समझाऊंगे अभी बैक्टीरियोफेज क्या होता है। अब अलग अलग तरीके के वायरस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल होस्ट पे डिपेंड करते हैं, प्लांट में होंगे तो प्लांट वायरस, एनिमल में तो एनिमल, और बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं भाई। कुछ वायरसेस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टबैको मोज़ेक वायरस, TMV, इज अ प्लांट वायरस। रेबीज, HIV, इन्फ्लुएंजा, ये एनिमल वायरस है, ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है, पता है आपको। बैक्टीरियोफेजेस इज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। नाउ दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम कि बैक्टीरियोफेजेस होता क्या है? ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है? T2, T4 फेज इनका है।
बेस्ड ऑन जीनोम, भाई किसी के अंदर डीएनए होगा, किसी के अंदर आरएनए होगा और किसी के अंदर रेट्रोवायरस होंगे। ये बिल्कुल पढ़ लेना जरा यहाँ पर। रेट्रोवायरस स्टैंड्स फॉर आरएनए प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, पोलियो एक आरएनए वाला वायरस है, इन्फ्लुएंजा आरएनए वाला वायरस है, और बाकी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं हर्पीस वायरस, ये डीएनए वायरस है। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है इतने भी खराब नहीं है यार ये, कुछ तो इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं इनका, है ना। तो वायरसेस का इस्तेमाल होता है जीन थेरेपी में, जीन इंजीनियरिंग में, और जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने आपको बताया उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया का इस्तेमाल, ये वायरसेस का इस्तेमाल, सॉरी वायरस का इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया का नहीं। वायरसेस का इस्तेमाल करके हम हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को मारते हैं उनको बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। वैक्सीन आर डेवलप फ्रॉम वीकेंड वायरसेस। और आपको पता है यार वैक्सीन तो डेवलप होती है ना, हम सब ने बचपन में वो 2 बूंद जिंदगी के पोलियो वैक्सीन पिए, राइट। पोलियो एक वायरस के कारण होता है, तो जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, उसमें वीकेंड वायरस होता है। तो वैक्सीन भी वायरसेस से बनती है, ऐसी कोविड-19 की वैक्सीन, है ना, मीजल्स की वैक्सीन। बैक्टीरियोफेजेस आर कॉम्प्लेक्स डीएनए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। 2 चीज लर्न करना, बैक्टीरियोफेजेस किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, और सेकेंड ये डीएनए वायरस है, मतलब इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल है, देखो ऐसा दिखाई देता है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है आपको आगे। तो इतना ही था इसमें वायरसेस में। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है। बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ये डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले तो इनकी शक्लें देख लो दोनों की, देखो डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, बिना इनके तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये सवाल अभी इसी साल अप्रैल में यूपीएससी ने पूछा था कि भाई इसमें ऐसे कौन से नाइट्रोजनियस बेस होते हैं जो यहाँ नहीं होते, और आपको दिखाई दे रहा होगा यूरासिल। आरएनए में आपको यूरासिल दिखाई देगा लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ये जो लिखा हुआ है ना, थाइमीन, साइटोसाइन, एडेनाइन, ग्यूनाइन, ये क्या है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। और इन नाइट्रोजीनियस बेसिस का कुछ कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ग्यूनाइन साइटोसाइन के साथ पेयर बनाता है, ये लर्न करना है, पेपर में आ रखा है। और एडेनाइन थाइमाइन के साथ पेयर बनाता है। जीसी सिखाया था मैंने तुम्हें, जीसी मतलब ग्यूनाइन और साइटोसाइन। तो पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए में ये है कि डीएनए में यूरासिल नहीं होता लेकिन यूरासिल आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आरएनए में क्या नहीं है भाई, तो आरएनए में थाइमाइन नहीं है, इस पास यूरासिल है। बाय हार्ट पढ़ लेना इसको, ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है। आगे चलते हैं। अब बेसिक सा डिफरेंस बता दिया मैंने किसमें, आरएनए और डीएनए के बीच में। सबसे पहले शुगर, डीएनए के पास डीऑक्सीराइबो शुगर है जबकि आरएनए के पास राइबोज शुगर है, ठीक है। डीएनए के पास जो नाइट्रोजनियस बेसेस हैं उसका एक का नाम एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन है। ग्यूनाइन साइटोसाइन के साथ बॉन्ड बनाता है, साथ में रहता है, और एडेनाइन थाइमाइन के साथ। तो जीसी से लर्न रखना, बाकी दो तो खुद ही बन जाएंगे। आरएनए के पास एडेनाइन भी है लेकिन यूरासिल है, थाइमाइन नहीं है, ग्यूनाइन है और साइटोसाइन है। यहां से सवाल आया है। यूरासिल इन आरएनए रिप्लेसेस थाइमीन फाउंड इन डीएनए। फाइन। स्ट्रैंड्स, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड आगे बताया था मैंने, ऐसे 2 बने हुए थे। आपको कमेंट में बताना है हु गेव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। मैंने क्लास में पढ़ाया है तो जरा रिकॉल करो किसने दिया और मुझे बताओ। और बहुत स्टेबल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यूजुअली ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल टाइप का ये होता है, ठीक है। हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, तो शुगर के रिस्पेक्ट में पढ़ लो और नाइट्रोजनियस बेसिस के रिस्पेक्ट में पढ़ लो। और तीसरा स्ट्रैंड्स, एक डीएनए में डबल स्ट्रैंड और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड। आ जाओ इधर। शेप, डीएनए लंबा है, लॉन्ग है, हेलिकल मॉलिक्यूल है, जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर है भाई। आरएनए की शेप चेंज होती रहती है। अच्छा बहुत सारे आरएनए होते हैं यार, देखो एमआरएनए लीनियर है, ये लीनियर शेप है। टीआरएनए क्लोवर लीफ शेप है। आरआरएनए फोल्डेड है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, नई चीज है ये। लोकेशन, डीएनए यूजुअली आपको न्यूक्लियस में दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। एक सवाल आ गया यहाँ पर, मैंने आपको जब सेल पढ़ाया था तो बताया था 3 सेल ऑर्गेनली जिसके पास खुद का डीएनए होता है। तो एक तो न्यूक्लियस हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा आंसर तो प्लास्टिड भी आ सकता है, ये भी इसका पार्ट हो जाएगा। आरएनए आपको न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म में मिलेगा, डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता। क्लियर। फंक्शन, डीएनए ना यार हमारा परमानेंट स्टोर हाउस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। हमारा जब बोलते हैं ना यार कोई डीएनए टेस्ट करा रहा है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो चेक हो रही है, दिस इज द स्टोर हाउस जहां पर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्लीज मार्क कर लेना इसको। आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना।
और अगर मैसेंजर की तरह काम कर रहा है तो उसको mRNA, अगर मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, मैसेंजर पता है ना, मैसेज लेके जाना। एडेप्टर की तरह काम कर रहा है तो tRNA, और स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है तो RNA, RNA। क्लियर? स्टेबिलिटी, डीएनए ज्यादा स्टेबल है भाई, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए थोड़ा कम स्टेबल है। और वेराइटी, देयर इज एसेंशियली ओनली वन टाइप ऑफ डीएनए इन अ सेल। डीएनए तो यार एक ही तरीके का होता है, लेकिन जब हम आरएनए पढ़ते हैं तो आरएनए मल्टीपल होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको mRNA पढ़ लेना, मैसेंजर वाला, tRNA, RNA, और कुछ अलग RNAs भी होते हैं। क्लियर? जो मैंने पढ़ाया है बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करो, ठीक है। हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडॉन्स भी करा लिया। जो नहीं आता, कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो जस्ट आस्क मी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।